सोनभद्र का पूरा अंचल अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर बड़े बड़े पुरातत्वविदों, नृशास्त्रियों और इतिहासकारों द्वारा प्रकाश डाला गया है। विलियम क्रुक, जॉर्ज ग्रियर्सन, आल्विन कीथ, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जी.पी. राय द्वारा यहाँ का सांस्कृतिक अध्ययन तो किया ही गया है, साथ ही साथ भित्तिचित्रों, गुफा चित्रों और बेलन नदी के आसपास खुदाई करने के बाद प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। इन पुस्तकों में निषादों और संथालों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। ये सारे अध्ययन बतलाते हैं कि किस प्रकार गंगा तट से दक्षिण दिशा में बसे हुए निषाद सामाजिक संस्कृति विकसित करने के अगुवा बने हैं। पीढ़ियों के बाद इसी निषाद वंश में लौटनराम निषाद का जन्म हुआ और उन्होंने अपने समय के अनुसार पीढ़ी का अनुकरण किया। पाणिनि के अनुसार निषाद शब्द की व्युत्पत्ति नि उपसर्ग सद धातु धन प्रत्यय मानी गई है। वैसे तो निषाद शब्द पाणिनि से काफी पहले का शब्द है, क्योंकि इसके पहले वाल्मीकि ने रामायण के पहले ही श्लोक में लिखा है, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वगमः शाश्वतीयः समाह यत् क्रोत्रच मिथुनादिक्मवधि काममोहितम्। इससे स्पष्ट होता है कि निषाद भारत की आदिम आखेटक जाति है। वाल्मीकि स्वयं आदिम जनजाति के व्यक्ति थे, लेकिन वाल्मीकि राहजनी छीनने लूटने का काम तो करते थे, पशु पक्षियों का आखेट नहीं करते थे। हालांकि वाल्मीकि के निषाद जाति को अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा न प्राप्त करने का शाप दिया था, लेकिन उनकी शाश्वती की सीमा 20वीं शताब्दी आते आते समाप्त हो गई। युग का अंत होता ही है और वाल्मीकि रामायण से लेकर आज तक वाल्मीकि युग समाप्त हो गया, क्योंकि आजकल भारतवर्ष में निषाद जाति के अनेक लोग ऊंची प्रतिष्ठाएं प्राप्त कर समाज में आदर के पात्र बन गए हैं। वैसे तो मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्रा माता और ब्राह्मण पिता द्वारा पैदा बच्चा निषाद होता है, मनु 10/8, लेकिन मनुस्मृति ईसवी सन प्रारंभ होने के आसपास की रचना है, जबकि निषाद जाति के लोग वैदिक काल से अनार्य जाति के रूप में प्रसिद्ध थे। भारतवर्ष में आर्यों के प्रवेश के पहले निषाद समाज का अपना छोटा सा स्वतंत्र निषाद राष्ट्र था, जिसकी राजधानी श्रृंगवेरपुर थी। हिंदी शब्द सागर में निषाद जाति के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार एक बहुत पुरानी अनार्य जाति जो भारत में आर्य जाति के आने से पहले निवास करती थी। इस जाति के लोग शिकार खेलते, मछलियां मारते और डाका डालते थे, लेकिन यह भी पूरी तरह सत्य नहीं है कि पूरी का यह परंपरागत पेशा रहा हो। आजादी से पूर्व पूरा का पूरा व्यापारिक कार्य निषादों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। बड़ी बड़ी नौकाओं के द्वारा बांग्लादेश, ढाका, कलकत्ता, रंगून तक मालों को ले जाने ले आने का कार्य इन्हीं के ऊपर निर्भर था। बिना ईमानदारी के यह कार्य संभव नहीं था। यूं कहना गलत नहीं कि निषाद देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे। आधुनिक काल में परिवहन संसाधनों के विकास से इनकी स्थिति कमजोर हो गई। पुराणों में जिस प्रकार और अनेक जातियों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथाएं लिखी गई हैं, उसी प्रकार निषाद जाति की उत्पत्ति के संबंध में भी एक कथा है। अग्नि पुराण में लिखा है कि जिस समय राजा वेणु की जांच मथी गई थी, उस समय उसमें से काले रंग का एक छोटा सा आदमी निकला था। वही आदमी इस वंश का आदि पुरुष था। मिताक्षरा में यह जाति क्रूर और पापी कही गई है। महाभारत के अनुसार एक छोटा सा राष्ट्र था जो विंशान के दक्षिण दिशा में था। संभवतः रामायण वाला श्रृंगवेरपुर इस राज्य का राजनगर था। निषाद संस्कृति का व्यापक उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्यामसुंदर दास द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर में निषाद जाति को राजा वेणु से संबद्ध माना गया है। राजा वेणु की जांघ से पैदा हुए बालक को निषाद कहा गया।
इस गाथा का मिथकीय परिचय दिया जाना अनिवार्य हो गया है। इस गाथा का मिथकीय परिचय देते हुए यह कहा जाना अनुपयुक्त न होगा कि प्राचीन काल में निषादों का और बांस का विशेष संबंध रहा होगा। यह सभी जानते हैं कि आदिम कथाएं इतिहास की धारा में पढ़कर लोक विश्वास बन जाती हैं। निषाद और वेणु का पारस्परिक संबंध इतिहास तथ्यों से अलग नहीं हो सकता। इस संदर्भ में दो एक विद्वानों के विचारों का उल्लेख किया जा सकता है। यूरोपीय विद्वान कलिंगवुड ने इतिहास को अतीत की घटनाओं की काल्पनिक पुनर्रचना माना। उनका कहना है कि इनकी अंतः चेतना पर बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। प्रोफेसर डॉट टर्नर ने भी इसका समर्थन किया। पुराण अंशतः या पूर्णतः ऐतिहासिक घटनाओं का आधार लेकर ही आगे बढ़े। उनका अभिधा अर्थ न निकालकर उनके मिथकीय अर्थ पर ही विचार किया जाना चाहिए। निषाद शब्द भी उन्हीं मिथकीय घटनाओं से संबद्ध है। आज के वैज्ञानिक उत्तर आधुनिक युग में यह नहीं माना जा सकता कि कोई बालक जांच से पैदा हुआ। जांघ से पैदा होना ही एक द्रष्टव्य मिथक है, अर्थात वेणु वन के बीच में जाकर ऐसे बांस का चुनाव कर लेना तो वेणु बनाने के काम में आए। लगता है वेणु और निषाद जाति के आपसी संबंधों का ही कारण है कि संगीत के 7 स्वरों में एक स्वर का नाम निषाद है। निषाद का विवरण देते हुए कहा गया है कि संगीत के 7 स्वरों में अंतिम और सबसे ऊंचा स्वर जिसका संक्षिप्त रूप नी है कि 2 श्रुतियां हैं, नुग्रता और शोभिनी। नारद के अनुसार यह स्वर हाथी के स्वर के समान है और इसका उच्चारण स्थान ललाट है। व्याकरण के अनुसार यह दंत्य है। संगीत दर्पण के अनुसार इस स्वर की उत्पत्ति असुर वंश से हुई है। इसका वर्ण विचित्र, जन्म पुष्कर द्वीप में ऋषि तुम्बरु, देवता सूर्य और छंद जगती है। यह संपूर्ण जाति का स्वर है और करुण रस के लिए विशेष उपयोगी है। इसकी कूटतान 5040 है। इसका बार शनिवार और समय रात्रि के अंत की 2:34 पल है। इसका स्वरूप गणेश जी के समान माना गया है। निषाद स्वर के इस विवरण से अस्पष्ट नहीं रह जाता कि निषाद जातियां हाथी पकड़ने का भी काम करती थीं और बांसों से जीवनोपयोगी अनेक सामग्रियां तैयार करती थीं। ये जातियां प्रायः आज भी नदी के तट पर ही पाई जाती हैं और विशेष रूप से नौकायन से संबद्ध रहती हैं। रामचरितमानस में भी श्रृंगवेरपुर के निषाद की चर्चा की गई है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने अनार्य जनजाति निषाद और आर्य संस्कृति के रक्षक पोषक राम का संबंध जोड़ते हुए निषाद जनजाति की सामाजिक भूमिका की बड़ी प्रशंसा की है। राम कथा के प्रसंग में उन्होंने लिखा है, सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई। यह सुधी गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल फूल भेंट भरी भारा, मिलन चलेउ हे हरस अपारा। करी दंडवत भेंट घरी आगे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे। तुलसीदास की रामचरितमानस में दंडवत की बात कही गई है, वही राम के समकालीन वाल्मीकिकृत रामायण में गले मिलने की बात की गई है। जबकि इस तरह तुलसीदास के काल तक निषाद जनजाति काफी विकसित मानसिकता की हो गई थी और आखेटक संस्कृति के स्थान पर स्वागतेय संस्कृति का प्रवेश निषादों के जनजीवन में हो गया था। तुलसीदास ने इस लंबी कथा में निषाद राजगुह की बड़ी ही प्रशंसा की है। हालांकि उन्होंने निषाद के मुंह से यह भी कहलवाया है कि यह हमारी अति बड़ सेवकाई, लेहिन न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटी कुचाली कुमती कुजाती। सपने हु धर्म बुद्धि कसकाऊं, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊं। तुम्ह सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा।
लेकिन तुलसीदास द्वारा लिखित ये पंक्तियां नकारात्मक नहीं हैं। वे वैदिक अनार्य जाति निषाद की प्रवृत्ति और 15वीं शताब्दी के निषादों की संस्कृति में जो परिवर्तन हुए हैं उसका तुलनात्मक इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी निषाद जातियां आर्य संस्कृति मानने वालों के लिए काफी सहायक हो गई। इसमें 16वीं सदी की जातिवाद की भावना परिलक्षित होती है। निषाद आदिम जनजाति अवश्य थे, लेकिन इन्हें भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन की संपूर्ति के लिए अनेक कार्य करने पड़ते थे। आदिम जनजातियों में कुछ टोने टोटके और अज्ञात तांत्रिक ध्वनियों को दोहराते हुए अग्नियज्ञ करना बहुत अधिक प्रचलित था। जब कभी निषादों का एक वर्ग कोई हिरन या रूरू मृग तथा वराह या जंगली जानवरों को मारकर लाते थे, तो ये लोग अत्यंत रोमांचक नृत्य करते हुए अपने आखेट किए पशुओं को अग्नि में भूनते थे और मिल बांटकर खाते थे। ऐसी अग्नि परिक्रमाओं के समय इनके पदनिक्षेप द्रुत से द्रुततर होते रहते थे और उसमें एक लयात्मकता विद्यमान होती थी। इन लोगों की भाषा कुछ विचित्र प्रकार की होती थी, जिसमें संकेतों और इंगितों का विशेष महत्व होता था। आखेट के समय मौन रहते हुए ये निषाद संकेतों द्वारा ही अपने आखेटे पर तीर चलाते थे और इनका आखेट कामयाब होता था। ऐसे ही किसी निषाद के आखेट को देखकर वाल्मीकि ने शाप दिया होगा। अज्ञात नहीं है कि क्रौंच जल कुक्कुटों को कहते हैं और ये जल कुक्कुट प्रायः मिथुन रूप में ही रहा करते हैं। क्रौंच की मादा को कुर्री कहते हैं। मिथुन से विलग होते ही कुर्री जो विलाप करती है वह संवेदना पर किसी भी व्यक्ति को विचलित कर देने वाला होता है। वाल्मीकि ने शाप वाले श्लोक को ही याद करते हुए रामचरितमानस में सीता के विलाप के संदर्भ में कहा है, विलपति अति कुर्री की नाई। ऐसा कहा जाता है कि बाद में वाल्मीकि ने स्वप्न में निषाद को रावण के रूप में तथा क्रौंच और क्रौंची को राम और सीता के रूप में देखा था और पूरी रामकथा का रचना कथ्य उन्हें स्वप्न में ही मिल गया था। सरस्वती द्वारा संबोधित होने के बाद उन्होंने राम कथा की रचना की। इस दंतकथा द्वारा अस्पष्ट नहीं रह जाता कि वाल्मीकि रामायण और उस पर आधारित परवर्ती सभी रामकथा काव्यों के मूल में मुख्यतः निषाद जनजाति का कोई मुखिया रहा है। निषादों की कला का अभी व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है। इनके गीत अपने घर गृहस्थी, बाल बच्चों की कुशल कामना, प्रेम प्रस्ताव, ऋतुओं और प्रकृति के परिवर्तनों को लेकर लिखे जाते थे। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि इनके व्यापार से संबंधित गीत निषाद बाहा के नाम से जाने जाते थे। बाहा उस रस्सी को कहते हैं जो निषाद लोग नारियल की जटाओं और सरोवर के किनारे उगने वाली घास मूंजों से बनाते थे और अपने नाव के डाढ़ इसी रस्सी से बांधते थे। आज भले ही उसके विकल्प के रूप में अन्य चीजों की बनी रश्मियां, रस्सी या डोरी प्रयोग में लाई जाने लगी हैं। निषादों और माझियों में यह रस्सी बहुत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इसी के सहारे डाढ़ गहरी नदियों को तेज हवाओं या बाढ़ के समय भी नावों को निश्चित दिशा की ओर ले जाते थे। नाव के पीछे लगने वाले पतवार को बांधने वाली रस्सी भी बाहा ही होती थी। नावों में बांधने से पहले वे लोग अपनी रीति प्रथा के अनुसार इसकी पूजा करते थे और इसके संदर्भ में गीत गाते थे। ये गीत केवल नदियों, सरोवरों के जल अथवा नाव खेने से ही संबंधित नहीं हुआ करते थे, बल्कि निषाद बाहा गीतों में कुछ प्रेम प्रसंग भी उभरते रहते थे। इसी संदर्भ में नीचे सीताकांत महापात्र द्वारा उड़िया से हिंदी में रूपांतरित 1-2 गीत दिए जा रहे हैं। बाहा गीत। किसने आंगन में बजती है वेणु, विकल होके वह बुला रही है। वेणु की धुन पर मन यह लर्जे, माझी की बेटी कैसी झूम रही है। जैसे पत्ता झूम रहा तेज हवा में, उसका मन भी नाव का बाहा बंधा हुआ है उसी नाव में। ले गागर अपनी बाहों में, मैं सखी गई नदी जल भरने।
भरती थी गागर में तट पर। रोम रोम में वेणु की धुन थी। देखा जा सकता है कि ये बाहा गीत निषादों और संथालों के बाहा पूजन और प्रेमाभिव्यक्ति के आदिम गीत हैं। इन गीतों में निषाद के प्रथम पुरुष वेणु की याद बार बार की गई है। सच तो यह है कि बिना वेणु के वर्णन के निषाद कथा पूरी ही नहीं होती। हालांकि वेणुकाल से लेकर 21वीं शताब्दी तक बहुत परिवर्तन हुए हैं और बहुत लोगों के वंश गोत्र बदले हैं, परंतु आदिम जनजाति निषाद भला अपने प्रथम पुरुष वेणु को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि निषाद का जन्म ही वेणु के जंघामंथन के पश्चात हुआ। इसका तात्पर्य है कि निषाद वेन के असली पुत्र थे। जब तक स्त्री पुरुष का जंगस्थल नहीं मिलेगा, संतानोत्पत्ति संभव नहीं।